उतने में ईपो अपनी रिदम में वापस आ चुका होता है। ईपो एक हल्का सा लेफ्ट जैब मारने के बाद उसे अपना राइट मास्टर ब्लो मारता है। चाहे जरूर पहुंच जाए, इन दोनों हमलों को काफी करीबी से ब्लॉक तो कर लेता है। तो यार हमारी एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे उमेजावा ईपो से सवाल पूछता है। वो तो सब ठीक है ईपो, लेकिन क्या तुम्हें अब नहीं लगता कि तुम्हें प्रैक्टिस को रोक देनी चाहिए? काफी ज्यादा रात हो रही है और कल तुम्हारा मैच है। वैसे तुम कितना ही जानते हो अपने अपोनेंट के बारे में? तो ईपो माकनोजी जवाब में कहता है उसका नाम है पोंचाई। वो बेसिकली थाईलैंड से है, मगर जो खतरे की बात है आज तक जिंदगी में वो कभी नॉकडाउन नहीं हुआ। और आज मुझे इस बात का एहसास भी हुआ जब मैंने उसके जिस्म को देखा था। जिस तरह से मेरे पंचेस लोगों को चोट पहुंचाने के लिए है, इसी तरह उसका जिस्म इस तरह से बनाया गया है कि वो हैवी पंचेस को बर्दाश्त कर सके। तो मुझे नहीं लगता कि मेरा एक ही सिंगल पंच उसके लिए काफी होगा। ओमेजावा ये सब कुछ सुनते हुए ईपो के चेहरे की तरफ जब अपनी नजरें दोहराता है तो वो उसके चेहरे पे सीरियस लुक देख के ही समझ जाता है कि ईपो मुझे कुछ आज खतरनाक सा दिखाने को जा रहा है। ओमेजावा की नजरें अब ईपो पे टिकी होती है। ईपो अब अपने जिस्म को लेफ्ट राइट दोहराते हुए काफी तेजी से आगे बढ़ने लगता है। ईपो की लेफ्ट राइट मूवमेंट कुछ ऐसी है जैसे कि पिस्टन में से सेफ्टी लॉक को हटाना। इसके बाद शुरू होती है बम्बार्टमेंट। ओमेजावा ईपो की ये खतरनाक किस्म की बम्बार्टमेंट को देख के सहन सा जाता है। ओमेजावा ये देख के ही समझ जाता है कि कल ईपो का कमबैक मैच है और ईपो इस मूव का हर हालत में इस्तेमाल करेगा मैच को जीतने के लिए। मगर उसे ये भी मालूम होता है कि ईपो का ये खतरनाक किस्म का मूव बॉक्सिंग की दुनिया में एक दाग सा ट्रेडमार्क के तौर पे छोड़ के जाएगा। मैं पहले ही बता दूं, ये है वो मूव जिसके कारण ईपो उसके वार से पहले अपना वार कर पाएगा। ये है वो मूव जिसके कारण ईपो दुश्मनों के ज्यादातर अटैक्स को डॉज करके अपने अटैक को कर पाएगा। कहानी अगले दिन पे जाती है जहाँ पे आओकी, किमुरा और ईपो माकनोची का कमबैक मैच होता है। हम आओकी को उसके अपोनेंट के सामने रिंग में देखते हैं जहाँ पे आधी से ज्यादा ऑडियंस आओकी को फ्रोगी के नाम पे चीयरिंग कर रहे होते हैं। वो आओकी से कहता है कि हमें मालूम है कि तुम जितनी बार नाकाम हुए तुम हर बारी पे वापस भी आए हो। अगर तुम्हारे बजाय कोई और बॉक्सर होता यहाँ पे तो वो कब का क्विट करके भाग भी गया होता। तुम वाकई में काफी ज्यादा बहादुर हो आओकी। लेकिन यहाँ पे फर्क तो सिर्फ इतना होता है कि आओकी के अपोनेंट ने अपने जिस्म पे स्नेक का टैटू बना रखा होता है, तो कुछ लोग इससे फायदा उठाते हुए कहने लगते हैं चाहे जरूर आओकी कितनी बार भी वापस आया हो, एक फ्रॉग कभी भी स्नेक को नहीं हरा सकता। अलबत्ता इस दौरान आओकी के दिमाग में काफी कुछ चल रहा होता है। आओकी सोचने लगता है ये वही ऑडियंस है जिसने एक वक्त में मुझे सपोर्ट दिखाना बंद कर दी थी। चलो चाहे जो भी, पूरी दुनिया अपनी पीठ मेरी तरफ फेर सकती है, लेकिन यहाँ पे फर्क सब मुझे इससे ही पड़ता है कि मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे हर बारी पे सपोर्ट दिखाई है। चाहे मैं जितनी बार भी हारूं, चाहे मैं जितनी बार भी खड़ा हूँ दोबारा से, बस मेरी गर्लफ्रेंड को इस बात का गर्व है कि मैं बार बार खड़ा होता हूँ। इसके लिए इतना ही काफी है, चाहे मैं हारूं या फिर जीतूं। लेकिन आज मैं जीत के अलावा कुछ भी अपने साथ लेके नहीं जाने वाला। उसे याद आने लगता है कि आज भी उसकी गर्लफ्रेंड उन्हीं ऑडियंस में मौजूद है, उसके लिए गला फाड़ फाड़ के चीयरिंग कर रही है। मैच की शुरुआत होती है और स्नेक फ्रॉग पे टूट पड़ता है, लेकिन यहाँ पे फ्रॉग काफी ज्यादा शांति से अचानक से उस पे एक खतरनाक वार करता है उसके वार से पहले। और उसकी शांति, उसकी मैच्योरिटी देख के यहाँ तक ताकामुरा भी हैरान हो जाता है कि यकीन नहीं आता ये हमारा ही आओकी है, क्योंकि आओकी ने जिस पंच को थ्रो किया उसमें जरा भी कोई एक्स्ट्रा मूवमेंट तक नहीं है। और वो खास किस्म का पंच था जिसे तुम लोग काउंटर पंच भी कह सकते हो। और इतनी सफाई से तो यहाँ तक कभी कभार ईपो भी पंच को नहीं बरसा पाता। इसके बाद स्नेक उस पे तरह तरह के वार करता है। आओकी काफी ज्यादा कामली से उसके एक एक वार को डॉज करता है। ताकामुरा हिरांगी से बस उसकी मन ही मन में दाद देता रहता है कि ये हमारा आओकी कितना ज्यादा मेच्योर हो चुका है एज अ बॉक्सर। आओकी उस पे टूटते दौरान अपने मन ही मन में कहने लगता है मुझे से जरा भी फर्क नहीं पड़ता कि मैं स्नेक से लड़ूं या फिर किसी ईगल से, बस मैं एक चीज के लिए लड़ रहा हूं, वो मेरी प्राइड है, मेरे फ्रेंड्स है और मेरी गर्लफ्रेंड है। इस वक्त
इस रिंग में, इस समय में अगर मेरे खिलाफ कोई डेविल भी खड़ा होता तो मैं उससे भी ना डरता। ये कहते हुए आओकी एक से एक खतरनाक किस्म का वार स्नेक के खिलाफ बरसाता रहता है। हम आओकी को देख पाते हैं जो कितना ज्यादा मेच्योर तरीके से लड़ होता है कि वो यहाँ पे अपनी पलके तक नहीं झपका रहा होता। इसी के साथ वो अपने एक और शातिर वार से अपने अपोनेंट को यहीं पे नॉकडाउन कर देता है। ऑडियंस ये सब देख के अपने अंग अंग में गूज बम्स को फील कर पा रही होती है। मेरे भाई लोगों, ये फ्रॉग का कमबैक मैच है, ये आओकी का कमबैक मैच है, तो एक बार कमेंट सेक्शन में आओकी के लिए वेलकम बैक जरूर लिखना। खैर यार, थोड़ी देर में यहाँ पे आओकी को विनर डिक्लेयर कर दिया जाता है और ये देख के उसकी गर्लफ्रेंड को इंतहाई ज्यादा खुशी होती है। अब एक तरफ आओकी ग्रीन रूम में एंटर कर होता है, उधर ही दूसरी तरफ से किमुरा ग्रीन रूम से बाहर निकल रहा होता है। आओकी किमुरा से कहता भी है, मैंने जो करना था वो कर लिया, अब तुम्हारी बारी मेरे दोस्त। इस दौरान किमुरा ऐसे फील कर रहा होता है जैसे कि वो हवा में उड़ रहा है, क्योंकि उसके मन में ये होता है कि उसकी भी गर्लफ्रेंड उससे देखने आई है। उसके दिल में यही होता है कि मेरी जाने वाली मुझे देखने आई है, इससे ज्यादा मेरे लिए और क्या ही बढ़ के होगा। एक मैन की असली पावर तभी बाहर आती है जब उससे किसी को बचाना हो। मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए लड़ रहा हूँ और ये मैच तुम्हारे नाम जाता है। ये कहते हुए किमुरा जूजू अपनी गर्लफ्रेंड के करीब से गुजरता है, उसकी तरफ देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो नोटिस करता कि उसकी गर्लफ्रेंड जो है वो किसी दूसरे लड़के के साथ चिपक के खड़ी हुई है। हमारा किमुरा ये देख के सहन सा जाता है। वो अपने मन में कहता है, ओए 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 साली, ये किसके साथ खड़ी है तू? बेवफा निकली है तू। इस वक्त आओकी के मन में ये गाना चल रहा होता है। ये देख के ताकामुरा भी किमुरा से अपने अफसोस का इजहार करते हुए कहता है, बेचारा किमुरा मौत के मैदान में, जहाँ पे उसे सबसे ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है, एक टूटे हुए दिल के साथ और एक घायल सोल के समेत वो रिंग की गहराइयों की तरफ बढ़ रहा है, सिर्फ और सिर्फ मौत के लिए। कहानी मुड़ के ग्रीन रूम की तरफ जाती है, जहाँ पे हम ईपो को एक जगह पे बैठे हुए देखते हैं। वो थोड़ा सा नर्वस सा होता है। इस दौरान ईपो अपने मनी मन में सोचने लगता है, आओकी ने अपनी बाजी को पलट लिया, अब किमुरा अपनी जान के लिए लड़ रहा होगा, इसके बाद बारी है मेरी। क्या मैं भी कर पाऊंगा? क्या ये वाला मैच मैं भी जीत पाऊंगा? ताते से बुरे तरीके से हारने के बाद ईपो के मन में एक खौफ सा छा गया होता है। ईपो को याद आ रहा होता है कि कैसे वो अपने मैच को देखता जा रहा था। दाते से हारने के बाद वो अपनी फ्रस्ट्रेशन को किसी भी तरीके से निकालना चाहता था। ईपो उस दर्द से, उस दुख से, उस गम से दोबारा नहीं गुजरना चाहता होता। उसे याद करके ईपो के मन में बेचैनी और भी बढ़ने लगती है और वो खुद से कहता है, शांत 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 हो जा मेरे भाई, हम ये जीत के ही जाएंगे, कुछ भी हो जाए हम जीत के रहेंगे। मैं जीते बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगा। तभी अचानक से ईपो को यहाँ पे ऑडियंस की हाइप पकड़ने की आवाज सुनाई देती है। ईपो इस आवाज को सुन के समझ जाता है कि जरूर कोई ना कोई नॉकडाउन हुआ है, तो तभी तो ऑडियंस ने हाइप पकड़ी है। लगता है मैच क्लाइमैक्स तक पहुंच चुका है। कहानी किमुरा पे जाती है और हम देख पाते हैं इस वक्त किमुरा अपने घुटनों पे होता है, उसका अपोनेंट उसके सामने खड़ा होता है। हमें मालूम पड़ता है बेचारा किमुरा अपनी गर्लफ्रेंड की बेवफाई के सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा होता। किमुरा जमीन पे गिरा, अब कहने लगता है, तो अच्छा अब समझा, लड़कियां होती ही बेवफा है। वो कहते हैं ना कि हर कामयाब शख्स के पीछे लड़की का हाथ होता है। अबे साले, लड़कियां चुनती ही उन्हें है जो कि ऑलरेडी कामयाब होते हैं। क्या तुमने कभी किसी फकीर के साथ पढ़ी लिखी लड़की को देखा है? नहीं देखा ना। जबकि तुम एक अमीर मर्द को देखोगे, वो अगर मोहब्बत करने पे आए तो किसी फकीर से भी कर ले। ये तो आज साबित हो ही गया। जब मैं चैंपियन बनने वाला था, ये लड़की मेरे आसपास मंडलाती थी, क्योंकि जारी सी बात है, अगर मैं चैंपियन बन जाता, मेरे पास फेम होता, मेरे पास दौलत होती और वो सब चीजें होती जो कि वो चाहती है। आज चूंकि मैं नाकाम होके कमबैक मैच तक जा पहुंचा हूं, उसे मालूम है कि अब मेरा रास्ता थोड़ा खटना है, तो मुझे भी उसकी परवाह नहीं है। ये कहते हुए किमुरा उठ के अपने दुश्मन पे टूट पड़ता है। इसी के बीच में दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ पंचेस को एक्सचेंज करने लगते हैं। हम देख पाते हैं उसका अपोनेंट उसे जूजू खतरनाक किस्म के वार बरसार होता है, तो किमुरा अपने मन में कहता है, ये दर्द कुछ भी नहीं है, तुम्हें मालूम नहीं है कि मैं अंदर से इस वक्त कितना ज्यादा तड़प रहा हूँ।
तुम्हारे मुक्कों में दम नहीं है। आज के बाद से और आज के दम से मैं एक सिग्मा मेल हूँ, मैं जिम लवर हूँ और मैं एक बॉक्सर हूँ और कभी भी किसी लड़की के आसपास भी नहीं भटकेंगे हम। ये कहते हुए किमुरा अपने आप को डिफेंड करना छोड़ ही देता है। उसे एक वक्त में 10-10, 20-20 पंचेस लग रहे होते हैं। उसे दर्द की अब परवाह भी नहीं होती, बल्कि इसके बजाय उन दर्द को सहते हुए किमुरा अपने वार अपने अपोनेंट पे बरसा रहा होता है, ये कहते हुए कि अब मेरे पास खोने का कुछ बचा नहीं है, तो मैं हार से अब डरू ही क्यों। मुझे अब किसी चीज का डर नहीं है। वैसे भी एक अकेले मर्द में इतनी ज्यादा ताकत होती है जितने की लवर्स में कभी होती भी नहीं है। यहाँ पे किमुरा को अंदर के दर्द की ज्यादा फिक्र होती है, बाहर के दर्द से भी कई गुना ज्यादा, जबकि उसे हजारों की तादाद में पंचेस पड़ रहे होते हैं, लेकिन जैसे कि अब किमुरा को दर्द ही ना हो रहा हो। इससे कहते हैं एक असली मर्द। ये कहते हुए किमुरा अपने अपोनेंट को एक खतरनाक किस्म के बूसे से यहाँ पे नॉकडाउन कर देता है। किमुरा दर्द से तड़प रहा होता है इस दौरान, लेकिन बाहर वाले से नहीं, अंदर वाले दर्द से। जबकि किमुरा आज जीत तो जाता है, लेकिन वो इसे आज सेलिब्रेट नहीं करता। वो चाहे जरूर जीत तो गया, लेकिन वो बैटल हार गया। उसे लगने लगता है कि जैसे कि उसने कुछ आज बहुत बड़ी चीज को खो दिया है, अपनी जीत के बावजूद भी। इसी के साथ बहते हुए आंसुओं से किमुरा रिंग को छोड़ते हुए जाने लगता है। एक नजर भी वो यहाँ पे अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को उठा के नहीं देखता। किमुरा का मैच खत्म हो जाने के बाद बारी आती है मेन इवेंट की। इसे मेन इवेंट इसलिए कहा जा रहा होता है क्योंकि इस मैच के लिए सबको बेदर्दी से इंतजार होता है। वो मैच किसी और का नहीं बल्कि ईपो माकानाउची का मैच होता है। अनाउंसर भी जोर जोर से चिल्लाने लगता है। वो समय हम सब पे टूट आया है, वो मेन इवेंट की घड़ी जिसको सब धड़कते हुए दिलों का इंतजार था। फूजी भी एक मुस्कुराहट के साथ कहने लगता है, वक्त आ गया ईपो कि तुम हम सबको दोबारा से अपने जलवे दिखाओ। यहाँ पे जापान में इस जगह पे मौजूद है एक एक शख्स तुम्हें जीतता हुआ देखना चाहता है, ईपो माकानाउची। ईपो रिंग की ओर अपने कदम जमाते दौरान अपने मन में सोचने लगता है, अच्छा वक्त आ गया है दोबारा से। 5 महीनों के बाद मेरा कमबैक मैच आ ही गया। मेरे पास बॉक्सिंग के अलावा कुछ बचा ही नहीं है, तो मैं हर हालत में नहीं हार सकता। मेरा कमबैक मैच तो आ गया है और मैं जीत भी अपने नाम की लेके ही जाऊंगा। और अब मैं हालवे से ऐसे गुजरा हूं जैसे कि मैं सालों से यहाँ पे कभी आया ही ना हो। तुमने मुझे काफी ज्यादा तड़पाया, तो वक्त आ गया बदला लेने का कि मैं तुम्हें भी तड़पाऊं। ईपो हालवे से गुजरते दौरान महसूस करता है कि पूरी की पूरी रिंग में खामोशी सी छाई हुई है। और अब ईपो गोदाम के अंधेरे से जो ही लाइटों में निकल के आता है, पूरी की पूरी ऑडियंस जोर जोर से एक साथ ईपो का नाम चिल्लाने लगती है। सारे के सारे कैमरे की डायरेक्शन ईपो की ओर की जा रही होती है। मेरे भाई लोगों, मैं पहले ही बता दूं, जापान में एक एक शख्स जो कि बॉक्सिंग का लवर है, वो इस लम्हे का इंतजार कर रहा था। सारे लोग जोर जोर से चिल्ला रहे होते हैं कि ईपो माकानाउची हम तुम्हारे ही मैच के इंतजार मंद थे और आज हमारी दिली ख्वाहिश पूरी हुई है। ईपो के फैंस गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे होते हैं कि तुम्हारे बिना बॉक्सिंग की रिंग लगती ही नहीं है। हम 5 महीनों से तुम्हारा इंतजार करते करते पक गए थे। ईपो माकानाउची जो कि रिंग में जाने से पहले एक वक्त में काफी ज्यादा नर्वस था, अब उसकी नर्वस यहाँ पे खत्म हो जाती है। वो हैरान सा हो रहा होता है। ईपो माकानाउची भी सोचने लगता है कि इतनी तो इज्जत मेरे घर पे भी नहीं थी और यहाँ पे लोग मुझे इतना वार्म वेलकम कर रहे हैं। ईपो समझ जाता है कि ऑडियंस आज भी मेरे साथ वैसे ही खड़ी है जैसे कि वो पहले खड़ी होती थी। ईपो थोड़ी देर में अपनी मार्केट वैल्यू समझ जाता है कि बिहाइंड द सीन उस पे काफी ज्यादा बैटिंग्स चल रही है। अब बस जो बाकी है वो सिर्फ उसका जीतना ही। फूजी यहाँ पे उमेजावा को भी नोटिस करता है जो कि काफी ज्यादा फिक्रमंद हो रहा होता है, ईपो से भी कई गुना ज्यादा, सिर्फ और सिर्फ ईपो के लिए ही। फूजी उमेजावा को देख के कहता है, मैंने तुम्हें ईपो के पिछले मैचेस में भी देखा हुआ है, तुम उसकी पूरी की पूरी फैंडम को कंट्रोल करते हो। तो उमेजावा फूजी को बताता है वो इसलिए क्योंकि मैं उसका बहुत अच्छा दोस्त हूँ और दोस्त के साथ एक फैन भी हूँ। लेकिन मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, इस बार ईपो की हरकत कुछ डिफरेंट होगी। ईपो के पास कुछ नया भी है दिखाने को और मुझे लगता है वही चीज ईपो को जीतने में बहुत बड़ी मदद भी करेगी। ये सुन के फूजी भी हैरान होने लगता है और वो सोचता है फिर तो मुझे भी अपनी पेंसिल तैयार रखनी चाहिए मैगजीन को छापने के लिए। मैच की शुरुआत होने से पहले चीफ कामुगावा ईपो को समझाता है कि हम पोंचाई के बारे में कुछ भी नहीं जानते, तो सबसे पहले अपने लेफ्ट से उसे टेस्ट आउट करो और एटलीस्ट 3 मिनट तक उसे देखते रहो। देखते देखते पोंचाई और ईपो के बीच में मैच की शुरुआत होती है।
और यहाँ पे ईपो और पोंचा एक दूसरे के करीब जो ही बढ़ते हैं, ईपो उस दौरान अपना स्टैंस लेने ही लगता है कि पोंचा उसके स्टैंस को लेने से पहले ही उसके स्टैंस को तोड़ के एकदम से खतरनाक किस्म का वार करता है, जो कि बस बड़ी करीबी से ईपो कैसे ना कैसे करके ब्लॉक कर ही लेता है। मगर ये देख के पूरी की पूरी ऑडियंस आग उभरने लगती है पोंचा के खिलाफ, क्योंकि ईपो उसे रिस्पेक्ट देने के लिए आया था और उसकी रिस्पेक्ट और उसके स्टैंस लेने से पहले ही पोंचाई उस पे टूट पड़ा। तो इस वजह से ऑडियंस गुस्सा हो रही होती है। पोंचाई अब तरह तरह के वार ईपो के खिलाफ बरसार होता है। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ ईपो अपने डिफेंस में होता है। ये देख के चीफ कामिगावा सोचने लगता है पोंचाई ने जरूर एक खतरनाक किस्म का वार किया जो कि ईपो एक्सपेक्ट तक नहीं कर रहा था। पोंचाई के वार और उसकी स्पीड में भी किसी किस्म की कमी नहीं थी, लेकिन ईपो ने उसे ब्लॉक कर लिया। ये प्रूफ करता है कि ईपो पूरे तरीके से फोकस है मैच पे। मगर इसके बावजूद भी ईपो यहाँ पे थोड़ा बहुत लैग कर रहा है। वो लैग ये है कि ईपो 5 महीनों से रिंग में कभी कदम रखा ही नहीं। तो अब ईपो को यहाँ का एटमॉस्फेयर थोड़ा बारी बारी सा लग रहा होगा। ईपो यहाँ पे अपने डिफेंस में होता है, लेकिन ईपो महसूस कर पाता है कि उसके पंचेस की पावर इंतहाई ज्यादा बढ़ गया। ऊपर से उसके एक एक हमले के पीछे काफी बड़ी स्पीड छुपी पड़ी है सफाई के समय, जिस वजह से उसे ब्लॉक करना और भी मुश्किल हो रहा है। मगर इसी तरह ईपो अचानक से उसके शार्प हमले को थोड़ा सा नीचे होकर डॉज कर लेता है। ये देख के यागी को फिक्र होने लगती है कि ईपो एक बॉक्सर की तरह नहीं लड़ रहा। ये सुन के चीफ अपने मन में सोचने लगता है कोई बात नहीं, ईपो को एक दो पंचेस जब मुंह पे पड़ेंगे तो उसे याद आ ही जाएगा कि वो किस तरह से लड़ता है। मगर थोड़ी देर लड़ने के बाद ईपो का चेहरा काफी ज्यादा सीरियस होने लगता है। उसे याद आ रहा होता है कि वो किस तरह से रिंग में लड़ता होता था। और अब धीरे धीरे करके ईपो माकानाउची अपने रिदम में वापस आ रहा होता है। उसके हमले को आसानी से डॉज और ब्लॉक करने लगता है। चीफ ये देख के सोचने लगता है एक परफेक्ट लम्हे का इंतजार करो ईपो, थोड़ा सा और अब वार करो ईपो। चीफ तब तक ये कहता ही है, उतने में ईपो अपनी रिदम में वापस आ चुका होता है। ईपो एक हल्का सा लेफ्ट जैब मारने के बाद उसे अपना राइट मास्टर ब्लो मारता है। चाहे जरूर पहुंचाए इन दोनों हमलों को काफी करीबी से ब्लॉक तो कर लेता है, लेकिन इसे ब्लॉक करने के बाद उसकी अक्ल ठिकाने आ जाती है कि यह ईपो माकानोची की पंचेस की पावर। पहुंचाए ने चाहे जरूर ईपो के वार को 100% ब्लॉक तो कर लिया होता है, लेकिन ईपो की पावर उसे पूरे तरीके से हिला के अंदर से रख डालती है मेरे भाई लोगों। मगर ईपो ने अभी भी उसके लिए कुछ तैयार रखा होता है। लेकिन यहाँ पे हमारी एपिसोड खत्म होती है।